हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आप देख ही रहे होंगे, और अगर किसी ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर मेरी वीडियो को आप देखते हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के आपको MCQs हर पेपर पैटर्न से रिलेटेड मिलते रहेंगे। साथ ही जो नई अपडेट आती हैं वो अपडेट भी मैं इस चैनल पर आपको अवेलेबल कराऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इन्फ्लुएंस शैली मोस्ट। ऑप्शंस हैं पॉलिटिकल जस्टिस जो गॉडविन का है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन, द बाइबल या नन ऑफ दीज। तो बेसिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शैली पर किसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा पड़ा था। सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गॉडविन का जो पॉलिटिकल जस्टिस था, इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था शैली के ऊपर। अभी चलते हैं आगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये तो वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। इससे आगे वाले को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फाइंड द इनकरेक्ट वन। पहले हमें इन स्टेटमेंट को देखना है और ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी इनमें से इनकरेक्ट है। ओके, ऑप्शन वन, with Shakespeare, Dickens is the most English of writers, and like Shakespeare, he has conquered the world. The faults of Dickens are the faults of English characters. स्टेटमेंट दी है जॉर्ज सैमसन ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। डिकेंस वॉज एज इनकम्पेरेबल स्टाइलिस्ट, यूज्ड फिक्शन एज अ प्लेटफॉर्म फॉर हिज सोशल अपील्स। रिकेट्स अबाउट डिकेंस। नेक्स्ट है द पेन विच रोट डेविड कोपरफील्ड वॉज डिप्ड इन हिज ओन ब्लड, WJ लॉन्ग। तो बताइए, इनमें से आपको कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट लग रही है? फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, क्या ये जॉर्ज सैमसन की ही है? विद शेक्सपियर डिकेंस इज द मोस्ट इंग्लिश ऑफ राइटर्स, एंड लाइक शेक्सपियर ही हैज कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। द फॉल्ट्स ऑफ डिकेंस आर द फॉल्ट्स ऑफ इंग्लिश कैरेक्टर्स। सेकेंड ऑप्शन है डिकेंस वॉज एन इनकम्पेरेबल स्टाइलिस्ट, यूज्ड फिक्शन एज अ प्लेटफॉर्म फॉर हिज सोशल अपील। रिकेट अबाउट डिकेंस, रिकेट ने कहा है डिकेंस के बारे में। ओके, और नेक्स्ट जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है वो है द पेन विच रोट डेविड कोपरफील्ड वॉज डिप्ड इन हिज ओन ब्लड, WJ लॉन्ग। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो ये है कि इसकी थर्ड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये WJ लॉन्ग की स्टेटमेंट नहीं है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर बेसिकली हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि 3 ओनली। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हु एडिटेड हाउस होल्ड वर्ड्स एंड ऑल द ईयर राउंड। ऑप्शंस हैं ट्रोलॉप, जेन ऑस्टिन, हार्डी या फिर डिकेंस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कौन है वो राइटर जिसने एडिट किया है हाउस होल्ड वर्ड्स को एंड ऑल द ईयर राउंड को? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिकेंस। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्केचेस बाय बोज contained illustrations by an artist. Find out the artist. उस आर्टिस्ट का नाम बताना है। Sketches by Bose contain illustration by an artist. Options are George Sampson, Michelangelo, Raphael या फिर जॉर्ज
क्रिक्शैंक, सॉरी मे बी माई प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग। बताइए क्या होगा इसका आंसर। यस, इसका राइट आंसर भी यही है, ठीक है, यही थे आर्टिस्ट जो थे वो यही थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही थॉट क्लासिक्स एट रग्बी एंड बिकेम इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड लैंसडाउन। ही गॉट द न्यूडिगेट poetry prize for Cromwell for a period of 10 years, 1857 to 1867. He was the professor of poetry at Oxford. At Oxford, he delivered his famous lectures on translating Homer. Identify him. देखिए उनका इस राइटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप पहचान भी पा रहे होंगे। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शंस हैं डिकेंस, टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड। दोबारा से देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए क्या था, ही टॉट क्लासिक्स एट रग्बी एंड बिकेम इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स अंडर द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड लैंसडाउन। ही गॉट द न्यूडिगेट पोएट्री प्राइज फॉर क्रॉम्वेल फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, 1857 to 1867. ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड। 10 साल के लिए ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर रहे हैं पोइट्री के। एट ऑक्सफोर्ड ही डिलीवर्ड हिज फेमस लेक्चर्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। आइडेंटिफाई हिम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है मैथ्यू आर्नोल्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द थीम ऑफ सोराब एंड रुस्तम 1853 हैज बीन टेकन फ्रॉम शाहनामा बाय। देखिए सोराब और रुस्तम जो वर्क है 1853 का, इसकी जो थीम है वो ली गई है शाहनामा से। और किसके द्वारा? ऑप्शन है फिरदौसी, अलिफ लैला, मोहम्मद, बीरबल। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज फिरदौसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब इनमें से बताना है जो भी स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट लगती है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमिएबल एंड द लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मेट। बायरन कहते हैं, शैली के विषय में कहते हैं। सेकंड है शैली इज अ ब्यूटिफुल एंड इनफैक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड, हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। कीट्स की स्टेटमेंट है। थर्ड है the ideas of Shelley seem to me always to be ideas of adolescence, as there is every reason why they should be. T.S. Eliot. Fourth है cast Coleridge at once aside as sickly and useless and Shelley as shallow and verbose. John Ruskin. Which statement is incorrectly matched? सोचिए, आंसर कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 and 4 या फिर ऑल आर इनकरेक्ट। क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दी हुई है। ये बायरन ने ही कहा है शैली के विषय में, ठीक है, और बहुत ही फेमस कोटेशन है, ये कई बार पूछी भी गई है। कोटेशन क्या है? द मोस्ट जेंटल एंड द मोस्ट एमिएबल एंड द लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मेट। बायरन कहते हैं शैली के विषय में। और अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, शैली इज अ ब्यूटीफुल एंड इनफैक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन, ये कीट्स ने नहीं कहा है। तो यही वाली स्टेटमेंट जो है वो हमारी इनकरेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, इन विच वर्क ऑफ आर्नोल्ड
डू वी फाइंड द टर्म्स लाइक कल्चर, बारबेरिज्म, फिलिस्टाइन, आगे है एंड हेब्रिज्म, हीब्रिज्म। ओके, दिस वर्क वॉज रिटन 1869। बताइए कौन सा वर्क है जिसमें हम आर्नोल्ड की ये टर्म्स देखते हैं आर्नोल्ड के द्वारा दी गई। ऑप्शंस हैं लिटरेचर एंड डोगमा, द स्कॉलर जिप्सी, स्टडी ऑफ पोइट्री, कल्चर एंड अनार्की। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कल्चर एंड अनार्की। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ना, कल्चर वर्ड है, बारबेरिज्म है, तो ये सब इसी में है। ठीक है, कल्चर एंड अनार्की में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरिसिस इज अ लिरिक, अ बैलेड, अ पेस्टोरल एलेजी, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, कई बार ना मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस में भी आ चुका है, या इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है कि इन पोएम्स में से कौन सी पोएम पेस्टोरल एलेजी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा गया, तो उसमें भी ऑप्शन के रूप में इस पोएम को आप देखते होगे। और ये बेसिकली इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको किस कैटेगरी में डाला गया है? तो थायरिसिस को डाला गया है आ पेस्टोरल एलेजी की कैटेगरी में। ठीक है, ये एक पेस्टोरल एलेजी है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थर हेलम वाज टेनिसन्स फ्रेंड। आर्थर हेलम जो थे वो टेनिसन के फ्रेंड थे। His death gave birth to the monumental work entitled। उनकी मृत्यु ने एक बहुत ही मोन्यूमेंटल वर्क, बहुत ही स्मारक के रूप में जो एक वर्क होता है, उसको जन्म दिया था। मतलब कहने का ये है कि टेनिसन ने आर्थर हेलम की याद में एक मेमोरी लिखी थी, उनकी मेमोरी में एक एलेजी लिखी थी, ऐसे बोल लीजिए। ठीक है, तो वो कौन सी थी, उसका क्या नाम था? ऑप्शन है इन मेमोरियम 1850, और टायरेसियस एंड अदर पोएम्स 1885, लॉक्सले हॉल 1886, या फिर डी मीटर एंड अदर पोएम्स 1889। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये तो बहुत जानी पहचानी सी पोएम है ना, आर्थर हेलम के लिए जो लिखी थी। ये इसका नाम क्या था? इन मेमोरियम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Maud reflects the spirit of patriotic passion of the time of। ऑप्शंस हैं द वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड, सिविल वार, या फिर क्रीमियन वार। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इस पर्टिकुलर वर्क से किसकी मेमोरी ताज़ा होती है, किस चीज़ को ये रिफ्लेक्ट करता है? मोड रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिक पैशन ऑफ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड, सिविल वार, या फिर क्रीमियन वॉर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है क्रीमियन वार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिसन सा nature with the eye of a poet as well as with the eye of a lover, a scientist, a businessman, a human being। तो टेनिसन के बारे में कहा जा रहा है कि टेनिसन ने नेचर को कैसे देखा है? विद द आई ऑफ अ पोएट, एक पोएट की आंखों से, और किस तरीके से देखा है? एज वेल एज विद द आई ऑफ। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एज एन साइंटिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज फ्यूनरल बिकम कंट्रोवर्शियल व्हेन हिज
executor Sir Sidney Carlyle Cockerell was insisting for the burial of the Abbey Poets' Corner while his family and friends wished him to be buried at Stinsford in the same grave as his first wife Emma. एमा से ही समझ गए होंगे वैसे आप. ऑप्शन है डिकेंस, मेरिडिथ, ट्रोलॉप, हार्डी. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. देखिए किसका फ्यूनरल था वो, हुज फ्यूनरल बिकम कंट्रोवर्शियल, जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है. व्हेन हिज एग्जीक्यूटर सर सिडनी कार्लाइल कॉकरेल वाज इंसिस्टिंग फॉर द बरियल इन द एबे पोएट्स कॉर्नर वाइल हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स. मतलब ये जो राइटर्स थे सिडनी कार्लाइल कॉकरेल, ये तो चाहते थे कि उन्हें कहाँ दफनाया जाए, इंसिस्टिंग दैट फॉर द बरियल इन एबे पोएट्स कॉर्नर. ठीक है, लेकिन वाइल उनकी फैमिली क्या कह रही थी, मतलब जिनका ये फ्यूनरल था उनकी फैमिली क्या कह रही थी और फ्रेंड्स क्या कह रहे थे, विश्ड हिम टू बी बरीड एट द स्टिन्सफोर्ड इन द सेम ग्रेव एज हिज वाइफ एमा. जहाँ पर उनकी पत्नी एमा की ग्रेव थी उसी में उन्हें दफनाया जाए. तो कौन से राइटर थे कि वैसे भी आप एमा से समझ जाओगे कि किसकी वाइफ का नाम एमा था. क्या है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर डी, थॉमस हार्डी. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हार्डीज रिलीजियस बिलीफ आर द मिक्सचर ऑफ. थॉमस हार्डी के जो रिलीजियस बिलीफ्स है वो किस चीज़ के मिक्सचर्स हैं? ऑप्शन है एग्नोस्टिसिज्म एंड स्पिरिटिसिज्म, स्पिरिचुअलिज्म एंड मैटेरियलिज्म, टेंट्रिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, एग्नोस्टिसिज्म एंड हीडोनिज्म. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इनके जो रिलीजियस बिलीफ है ना वो बेसिकली जो बेस्ड है वो हैं एग्नोस्टिसिज्म एंड स्पिरिटिसिज्म. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच नॉवल इज द रिजल्ट ऑफ हार्डीज courtship with his first wife? This is the only novel that is without the touch of his pessimism. Options are A Pair of Blue Eyes, The Return of Native, Far from the Madding Crowd. तो कौन सा वर्क था वो हार्डी का? Which novel is result of Hardy's courtship with his first wife? सोचिए और आंसर कीजिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन एंड फ्रॉम वेयर डिड इलियट्स एंसेस्टर्स माइग्रेट टू अमेरिका? ये पूछा गया है कि इलियट के जो एंसेस्टर्स थे वो अमेरिका को कब और कहाँ से माइग्रेट किया था उन्होंने. ऑप्शन ए इन 1668 फ्रॉम ईस्ट कोकर इन सोमरेस्टशायर इंग्लैंड. नेक्स्ट है इन 1669 फ्रॉम द ईस्ट कोकर इन सोमरेस्टशायर डरबाईशायर. नेक्स्ट है in 1670 from West Coker in the Somersetshire, England. तो क्या होगा राइट आंसर? बेसिकली तीन ऑप्शंस में से आपको समझना होगा. इलियट के एंसेस्टर्स कहाँ से और कब माइग्रेट करते हैं? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए in 1668 from East Coker in Somersetshire, England. Okay, now moving to the next question. Who injured his own reputation by calling Eliot a minor poet of 20th century? ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने अपनी रेपुटेशन खुद गिरा ली थी इलियट को ये कहकर, क्या कहकर? अ माइनर पोएट ऑफ 20th century. ऑप्शंस आर डेविड डैचेस, कॉम्पटन रिकेट,
एल्बर्ट विलियम जे लॉन्ग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है डेविड डचेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। टायरेसिस इज द वेस्टलैंड इज। ऑप्शन है बायसेक्सुअल, इनंच, माचो मैन, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज को कट कर दीजिए। बेसिकली एक कैरेक्टर है टायरेसिस, ये वेस्टलैंड में कौन है? एक बायसेक्सुअल है, इनंच है, या फिर माचो मैन है? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इट इज अ बायोसेक्सुअल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फॉर्म हैज बीन यूज्ड बाय इलियट इन द वेस्टलैंड? इलियट ने वेस्टलैंड में कौन सी फॉर्म को यूज किया है? ब्लैंक वर्स, स्पेंसर स्टेंजा, फ्री वर्सेस, नन ऑफ दीज। तो क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। बेसिकली वेस्टलैंड किस फॉर्म में लिखी गई है? यस, ये फ्री वर्स में लिखी गई है। और वेस्टलैंड के कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, इट इज रिटन इन फ्री वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसे भी देख लेते हैं। पब्लिश्ड इन 1929, दिस नॉवल प्रेजेंट्स द रोमांस बिटवीन फ्रेडरिक हेनरी, एन अमेरिकन सोल्जर, एंड द कैथरीन ब्रेकले, अ ब्रिटिश नर्स। समझ ही चुके होंगे आप कैरेक्टर के नाम से ही। द नॉवल इज हैवीली ऑटोबायोग्राफिकल। द प्लॉट इज इंस्पायर्ड बाय हिज रिलेशनशिप विद सिस्टर वॉन क्यूरोवस्की इन मिलान। फाइंड इट आउट। बताइए कौन सा नॉवल है ये? ऑप्शंस हैं अ फेयरवेल टू आर्म्स, टू हैव एंड हैव नॉट, फॉर whom द बेल टोल्स, या फिर अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। पब्लिश्ड इन 1929, पब्लिकेशन डेट क्या है? 1929। उससे भी आप समझ सकते हो। आगे, दिस नॉवल प्रेजेंट द रोमांस बिटवीन फ्रेडरिक हेनरी, कौन थे ये? एन अमेरिकन सोल्जर थे, और कैथरीन ब्रेकली जो नर्स थी, अ ब्रिटिश नर्स। द नॉवल इज हैवीली ऑटोबायोग्राफिकल, और ये ऑटोबायोग्राफिकल है। द प्लॉट इज इंस्पायर्ड बाय हिज रिलेशनशिप विद सिस्टर वॉन क्यूरोवस्की इन मिलान। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अ फेयरवेल टू आर्म्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक किसी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ कर लें। ठीक है, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।